दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही पे। आज हम कक्षा 6 के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। मैं इसको शुरू करने से पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी हम किसी भी चैप्टर के बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम अभी सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि ये एनसीईआरटी ने हमें क्या क्या दिया है पढ़ने के लिए, और हम जिस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है सिर्फ उसी तरह से पढ़ रहे हैं, ना कि उसमें हम अभी से बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। आगे जब डिटेल की कक्षाएं होंगी तो उसमें आपको डिटेल दिया जाएगा, और इसके लिए आपको इस क्लास के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ भी इसने दिया है पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। खंडहर का मतलब होता है टूटा फूटा, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला का मतलब आप समझ रहे हैं, वस्तुओं पर की गई कला। दीवारों पर हो सकती है, किसी सामान पे हो सकता है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडहर से लोगों का इतनी लगाव क्यों हो सकता है। आप सोच ही सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है, तो उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो किसी भी चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो उसको संरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे वो अपने आगे वाली पीढ़ियों को उसको दिखा सकें। आज इस चैप्टर का जो फर्स्ट हेडिंग है वो हड़प्पा की कहानी है। आज हड़प्पा के बारे में इसने बताया है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। ये जिस समय की बात कर रहा है, उस समय किसी भी पुरास्थल को खोजने के लिए कोई काम नहीं किया जाता था। इतिहासकार इतने नहीं जागरूक थे, या जो भी कह लीजिए कि वो ऐसे किसी स्थल की खोज कर रहे हों। रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो उसी समय वहाँ के जो भी मजदूर काम कर रहे होंगे, इंजीनियर काम कर रहे होंगे, उनको ऐसी संरचना मिली थी, लेकिन उन्हें चूंकि नहीं पता था क्या चीज़ है, तो चूंकि रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजबूत पत्थर, मजबूत लकड़ी सबकी आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे नहीं मजबूत ईंटा मिला, और इन्होंने उसका बिना किसी इम्पोर्टेंस को जाने वो सब अपना उठा करके रेलवे लाइन में बिछा दिया। बहुत समय बाद जाके पता चला ये तो एक सभ्यता थी, और इसकी ईंटों को उन्होंने उखाड़ा है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जहां ये मिले थे उस जगह का नाम हड़प्पा था, पंजाब में स्थित था, और सबसे पहले वहीं पे मिला था, इसलिए हड़प्पा नाम तो दे दिया गया। लेकिन बाद में जब और भी मिले यहाँ पे, तो उनको भी उसी स्थल, पूरा स्थल के अंतर्गत ही शामिल किया गया। अलग से उनके नाम नहीं दिए गए, बस जगह के हिसाब से उनके अलग नाम दिए जाएंगे, लेकिन उनको एक सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता में ही शामिल किया जाएगा। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये तो आज के समय की बहुत ही आम बात है। जो भवन पुराने हो जाते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि रहने लायक नहीं रह जाते। लेकिन बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो सदियों से, कई सौ सालों से खड़े हुए हैं, और उन भवनों को आज भी सुरक्षित रखने का काम किया जाता है।
इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की मतलब वो हड़प्पा की बात कर रहा है कि हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पकी ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूबसूरत और खूब मजबूत रहें। कहने का मतलब है कि उस समय भी नगर नियोजन अच्छे से किया जाता था। जो ऊंचा भाग था उसमें बड़े लोग रहते होंगे, रईस लोग रहते होंगे, राजा लोग रहते होंगे। निचले शहर में किसान रहता होगा या ऐसे और तमाम लोग रहते होंगे। उनको चारदीवारी से घेर करके रखा जाता था जिससे बाहरी खतरे से बचा जा सके। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी, उन्हें ईंटों के बारे में इतने अच्छे से पता था कि उन्होंने ईंटों को अच्छे से पकाया था। आज आप देखिए कुछ ईंटें ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन उनकी ईंटें ऐसी बनी थी, इतनी अच्छे से पकाई गई थी कि टूटती ही नहीं है और आज तक वो दीवारों के रूप में दीवारों में उसी की तरह उसी जैसे मजबूत खड़ी हुई हैं और आज तक उनमें कोई दिक्कत नहीं आई है। आगे कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। नगर दुर्ग मतलब आप समझ रहे हैं कि ऊपरी हिस्सा इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। अब आप मोहनजोदड़ो को ये मत सोचिएगा कहीं अलग से है, ये मोहनजोदड़ो भी सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही है, उसी में मिला एक स्थल है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पर स्नान करते थे। ये आप देख सकते हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी जितनी आगे है और जिस हिसाब से सोच करके जिस मैप नक्शे के साथ में आर्किटेक्ट से मैप बनवा करके एक एक खास बात का ध्यान रखा जाता घर बनाने के लिए, ऐसा ही वहां पे भी ध्यान रखा जाता था घर को बनाने के लिए। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मतलब जहां आग जलाई जाती हो, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब जहां चीजों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे आज का समय धान गेहूं को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं, वैसे ही भंडार गृह की बात कर रहा है कि बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यहाँ पे छोटा सा नोट दे रहा है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। बाट मतलब जैसे आज के समय में तौलने के लिए आता है 1 किलो 2 किलो का बाट, उसी के संदर्भ में बात कर रहा है। आपको ये याद रखना है कि ये जो भी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, जिसमें पाकिस्तान, भारत उस समय तो नहीं था ऐसा कुछ, सिर्फ भारत ही भारत था। ये देखना है कि मतलब आज के समय में कहाँ और कहाँ मिल रहा है, भारत में कहाँ मिल रहा है, पाकिस्तान में कहाँ मिल रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी स्नानागार की बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्नानागार को कितने अच्छे से इन लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, आप इसको देखिए और फिर आगे चलते हैं। यहाँ के जो भी हड़प्पा सभ्यता हमको मिली है, वहाँ के भवन कैसे थे, नाले सड़कों की क्या स्थिति थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। आज के समय बहुमंजिले घर होते हैं, उस समय भी 2 मंजिले हुआ करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज के समय में आप देखिए घर में आंगन होता है, अब तो खैर काफी जमा
ये जमाना बदल गया है, आंगन की जगह आप नॉर्मल लोग हॉल छोड़ने लग गए हैं। लेकिन पहले आंगन हुआ करते थे, वेंटिलेशन सिस्टम वहां से रहता था, हवा आने जाने के लिए, धूप आने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता था घर के अंदर। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आप देख रहे मतलब ये लोग कितने एडवांस थे, इनको पता था सब कुछ। जो आजकल के आर्किटेक्ट करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर करते हैं, ये पहले भी इस चीज को करते थे। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। अब आपको सोचना है कि जो आपने पीछे पढ़ा था उस समय घर कैसे थे, अभी जो आप पढ़ रहे हैं उस समय के घर कैसे हैं। थोड़ा सा अंतर आपको सोचना है। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आज ही लोग एडवांस नहीं हैं, उस समय भी लोग एडवांस हुआ करते थे। उनके घर जो बनते थे, भवन बनते, बहुत योजनाबद्ध बनते थे। नहाने धोने का बहुत अच्छा सिस्टम उनके यहाँ होता था, सड़कें बहुत अच्छी होती थी। नगरीय जीवन, यहाँ हड़प्पा के नगरीय जीवन की बात कर रहा है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जो आज के आर्किटेक्ट करते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपने जरूरत के सामान को ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ वहीं से लेते थे, उसको अलग अलग जगहों से भी मंगाते थे। जैसे आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर देश एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी सामान को लेकर डिपेंड होता है कि वो उसके यहाँ से मंगाता है। किसी के यहाँ कोई चीज नमक ज्यादा पाया जाता है, किसी के यहाँ अदरक ज्यादा पाया जाता है, किसी के यहाँ कोयला ज्यादा पाया जाता है। तो जिस देश को जिस चीज की जरूरत होती है वो अलग अलग देशों से आयात करता है। ये लोग भी ऐसे ही करते थे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास सब कुछ अपने पास था और वहीं सब वो करते थे, ऐसा नहीं था। इन लोगों को भी जरूरत पड़ती थी और ये लोग भी अलग अलग जगहों से जा करके और सामान को आयात करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। नगरों में रहने लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि लोग ऐसा नहीं था कि बस एक छोटे से एरिया में रहते, तो बहुत दूर दूर तक यात्रा करते जाते थे और वहां से वो अलग अलग सामान लेके आते थे जो उनके उपयोग की होती थी। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं चित्र दिया हुआ है, वहां के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है और इसके बारे में इसने बताया हुआ है कि क्या चीजें हैं। अब इसको देखिए, सबसे ऊपर जो आपने चित्र देखा, अर्थात ये अभी इस चित्र की बात कर रहा है। जो ये चित्र है आप इसको देखिए, इसकी बात कर रहा है। ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, जो कि आम बात है आज के समय में भी। उसके बाद एक कुआं का चित्र है, उसके बाद बगल में एक मोहर है, फिर एक मोहर है और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी भी बात कर रहा है कि इस पे कुछ खास चित्र अंकित किए गए हैं, लेकिन अभी इनको पढ़ा नहीं जा सका है कि एक्चुअल में क्या चीजें लिखी हुई हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये आज के समय में भी हो रहा है। तमाम
कीमती पत्थर, तमाम धातुओं से अलग अलग सामान बनाए जाते हैं। सेम चीजें वहां भी हो रही थी, अलग अलग धातुओं से अलग अलग सामान बनाए जा रहे थे। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके और वाट फलक हैं। आप यहाँ पे इनके चित्र को देख सकते हैं जो कितने आकर्षक हैं, और वो लोग भी उस समय इन सारी चीजों को बनाते थे, शौकीन थे। एक यहाँ पे जो बाट है, पत्थर है, इसको आप देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब आप देखिए कि उस समय भी, अब उस मोहर का उपयोग वो किस लिए करते थे ये नहीं पता, लेकिन वो मोहर बनाते थे, उस पर जानवरों के चित्र भी अंकित थे। जैसे आज के समय में देखिए सिक्कों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। पुराने समय में किसान का होता था, फिर कभी किसी देवताओं का एक आध चित्र पे किसी खास मौके पर बनाया गया, या ऐसे तमाम चित्र बनाए जाते थे। और उसके साथ साथ ये लोग जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के, वो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर नक्काशी भी करते थे। अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? अब आप इनको देख सकते हैं कि ये आपसे पिछले अध्याय 3 में आपने जो पढ़ा था उसके बारे में पूछ रहा है, लेकिन आप जब देखेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं, ये चीजें वहां पे नहीं मिल रही थी। ये यहाँ पे अब बहुतायत में मिल रही हैं, और वहां पे थी भी तो ऐसी सिस्टम में नहीं थी जो जिस सिस्टम में यहाँ मिल रही हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कपास उगाना तो खैर लोगों को पहले पता चल चुका था, कपास से अलग अलग सामान बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी अब कपास की खेती अच्छे से होने लगी थी। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ में पूरा स्थल पे कपास की खेती के अवशेष मिल रहे हैं, और उससे वो अलग अलग सामानों का भी निर्माण करते होंगे। धातुओं और तमाम और अलग से बने फूलदान जैसे छोटे छोटे पॉट बर्तन होते हैं जिनमें सजावट के लिए यूज किया जाता है, वो भी यहाँ पे मिले हैं और जिनसे इनको चिपकाया गया हुआ है। तो ये मतलब बताता है कि ये लोग भी उस समय काफी एडवांस हो चुके थे, अपने समय में वो काफी एडवांस थे। आगे इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ मतलब समझ रहे हैं उस अपने एरी फील्ड के जानकार, जो भी कर रहा है उसका जानकार हो रहा होगा, वो करता होगा वस्तुओं का निर्माण। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पच्चीकारी मतलब होता है पंच करना, एक मोम जैसे कुर्सी पे उस नक्शे को बना लेना और ले जाकर उसके पीछे चिपका देना, तो वो जो चित्र बनाना चाहते हैं वहां पर चित्र बन जाता है। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आप देखिए इस चित्र को। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो भी इसके दाढ़ी बनाए गए हैं, शरीर पे इसके कपड़े जो दिख रहे हैं, इस पे फूल दिख रहे हैं, ऊपर इसके और भी शरीर के अंग को, सर को जिस तरह से दिखाया गया है, ऐसे देख के यही प्रतीत होता है कि ये किसी आम इंसान के बस की नहीं है। इसके लिए खास प्रशिक्षण लेकर के तब इसको बनाया गया होगा। आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने एडवांस रहे होंगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। कहने का मतलब है कि उस समय पुरुष ही काम करते थे, महिला भी करती थी, या दोनों करते थे। इसकी कोई खास जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। ऊपर एक शब्द आया था फेयंस, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी गई है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से मतलब ये मनुष्य द्वारा खुद प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। कृत्रिम का मतलब यही होता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर
उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये आप देख रहे हैं इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, इसके बारे में है, वो कैसे बनता था इसके बारे में है। और आगे चलते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल मतलब किसी भी सामान को तैयार करने के लिए जो उसका प्राथमिक उत्पाद होता है। जैसे कि आज के समय आप देखिए, गुड़ तैयार करना है तो पहले गन्ने को उगाना होगा, उसको इकट्ठा करना होगा, तब गुड़ तैयार करते हैं। चीनी तैयार करना है, सेम वही है, गन्ने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे उसी चीज की बात कर रहा है कि उसकी खोज कैसे वो करते थे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। वही आज के समय की तरह जो उनके पास नहीं होते थे, अलग जगह से वो जाते थे लेने के लिए। और फिर आगे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस पैराग्राफ में आपको जो सबसे विशेष ध्यान रखना वो ये कि कौन सा सामान वो कहां से मंगाते थे। जैसे कांसा और टीना मिल करके ही मिला करके एक जो सामान बनाया जाता था, तो उसमें टिन जो था वो अपने पास नहीं होता था, तो उसको वो ईरान से मंगाते थे और अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो ये आपको याद रखना है कि टिन को कहाँ से मंगाते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज में आपको लिख लेना है, याद कर लेना है कि कौन सा सामान वो कहाँ से मंगाते थे। उसके बाद में आगे चलते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी उस समय। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। आज ही की तरह तब भी गांव हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों और अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा में क्या क्या चीजें उगाई जाती थी। ये आपको पूछा जाता है। हड़प्पा में उगाई जाने वाली सामानों की एक सूची देगा, उसमें देगा कि इसमें से कौन सा नहीं उगाया जाता, तो इसको आपको याद रखना है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। अब इस समय हल का भी प्रयोग होने लगा था। आप पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो वहां पे हल का प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन अभी हल का प्रयोग भी मिलना शुरू हो गया है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। यहाँ ये बता रहा है कि जो हल मिले हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे हल मिले हैं और उससे अंदाजा लगा लिया गया कि हल मिले हैं और हल का प्रयोग उसमें होता रहा होगा। नहीं, हल चूंकि लकड़ी के बनते हैं, आज के समय में भी आप देखिए कि हल लकड़ी के ही बनते हैं, बस उसमें जो फाल उसका होता है लोहे का होता है। लेकिन उस समय ये फाल भी लोहे के नहीं हुआ करते थे क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी कि कैसे इसको बनाना है, तो लकड़ी के बनाते थे, तो वो एक समय के बाद में सड़ जाता है। तो वो तो नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हीं के आकार की जो खिलौने बनाए गए, चूंकि खिलौने पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे या बना करके उनको पकाया जाता था, तो वो हजारों साल तक रहने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। तो उनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हल भी ये लोग उपयोग करते रहे होंगे। हड़प्पा के लोग गाय,
भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये आपको विशेष याद रखना है, हड़प्पा में किन किन जानवरों का पालन किया जाता था। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर और फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आज के समय में भी आप हर जगह तो अब नहीं देखने को मिलता, लेकिन अभी भी तमाम गांव हैं जहां पे आप देखेंगे कि जानवरों को अभी भी चारे के लिए बाहर लेकर के जाया जाता है और फिर वापस शाम को उनको लेके आया जाता है। ये लोग भी ऐसा ही करते थे। जानवरों को ऐसा नहीं था कि उनके लिए खुद घास इकट्ठा नहीं करते थे, खुद भी करते थे, लेकिन उसके अलावा उनको लेकर के जाते भी थे। तो वो आज के समय कहीं था, वहां पे और तमाम चीजों करते थे, मछली पकड़ते थे आज के समय की तरह, हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करते थे। ये तो उस समय की सबसे खास बातें हुआ करती थी। शिकारी थे ही वो लोग, और खाने के लिए वो प्रकृति पे निर्भर थे। अब तो चलिए कृषि भी होने ही लगी थी कुछ समय पहले से, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि अब कृषि होने लग गई तो जानवरों का शिकार उन्होंने बंद कर दिया होगा। अभी वो जानवरों का शिकार करते थे। आगे चलते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में एक जगह में जो मिला धौलावीरा, वहां पे जो हड़प्पा कालीन नगर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ पे आपको एक बहुत विशेष ध्यान रखना है। हड़प्पा में जो स्थल मिले हैं उसके आसपास में, वो सिर्फ 2 भागों में विभक्त हैं, लेकिन धौलावीरा एक अपवाद है। वहीं पे मिला हुआ, गुजरात में ही मिला हुआ ये जो नगर है, ये 3 भागों में बांटा गया है। ये पूछा जाएगा आपसे कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है। इसको आपको धौलावीरा का नाम याद रखना है इस संदर्भ में, ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। इस नगर की कुछ विशेषताओं का वर्णन कर रहा है अलग अलग, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना हो, यही याद रखना है, ये तो धौलावीरा है, 3 भाग में विभाजित है। यह आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। आगे चलते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब यहाँ पे लोथल नाम आया है, यह भी एक स्थल है। इस स्थल को भी आपको याद रखना है, हड़प्पा कालीन स्थल है कि ये कहाँ पे मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में मिला है और एक नदी के किनारे मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उसके ऊपर की छाप मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे जो लोथल हमने कहा था आपको याद रखना है, इसमें एक सबसे खास बात जो है वो भी ध्यान रखना, लोथल बंदरगाह। लोथल एकमात्र बंदरगाह पाया गया हड़प्पा कालीन स्थल में। ये एकमात्र बंदरगाह है। ये आपसे पूछा जाएगा एकमात्र बंदरगाह का नाम बताइए। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। आपको याद रखना है बंदरगाह, आप समझ रहे हो बंदरगाह जहां पे बड़े बड़े जहाज आते हैं बंदरगाह कहा जाता है, लेकिन हड़प्पा कालीन एक मात्र स्थल था, इसलिए आपको इसको विशेष तौर पे याद रखना है। यहाँ पर एक इमारत मिली है, यहाँ का मतलब लोथल में ही, जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अथ बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। मुद्रा और मुद्रांकन पर मोहरबंदी।
मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। आज भी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो उसमें तमाम चिन्ह बनाए जाते हैं। चिन्ह का मतलब या तो नाम लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है। ऐसे वहां पे भी ऐसा किया जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी, मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि वो लोग भी इतने एडवांस थे कि किस तकनीकी का प्रयोग करते थे कि उनके सामान की जो वैल्यू थी वो घटने ना पाए। अब यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेख, मुहर और पाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। आप देख रहे हैं कि इतना सारा एक साथ यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। आखिर में इसका कुछ तो कारण रहा होगा। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हुए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अब विद्वान हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस बात को लेकर के आज भी विद्वान एक मत नहीं है। जो ये कहा जा रहा है जंगल खत्म हो गए होंगे तो उनको लकड़ी नहीं मिली होगी इसलिए यहाँ से चले गए होंगे, नदी सूख गई होगी इसलिए यहाँ से चले गए होंगे, चारागाह खत्म हो गए होंगे इसलिए यहाँ से चले गए होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, किस वजह से यहाँ से ये लोग गए, इसका कोई एकदम सटीक अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक सभ्यता कैसे उदित होती है, फलती फूलती है और कैसे उसका अंत हो जाता है। इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने क्या गलतियां की रही होंगी, क्या क्या गलतियां हो सकती जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, और उनसे ये सीखा जा सकता है कि आज वो गलतियां ना हो। ये जरूरी है। तो इसी में छोटी सी और जानकारी यहाँ पे कुछ शासकों के, राजाओं के बारे में है। मिस्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये बगल में आप देख सकते हैं। इनके अंदर और कुछ नहीं है, किसी भी गणमान्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति की लाश को दफनाया गया था, उसके ऊपर इसको बना दिया गया। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। आप देखिए, पूरा पिछले अध्याय में हमने देखा था कि लोग मरते थे, उनके साथ में अलग अलग सामान को उनके साथ में रख करके तब उनको दफनाया जाता था। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ भारत के संदर्भ में ही था,
ये अलग अलग देशों में भी ये चीजें हो रही थी। वहां पे भी राजाओं के मरने पे या और तमाम लोगों के मरने पे जो बड़े लोग हुआ करते थे या जो भी सिस्टम उस समय का रहा हो, उनके साथ में तमाम सारे सामान दफनाए जाते थे। 100 कोई जिस सिचुएशन में जो हिसाब से रखा जाता था उसको मम्मी कहा जाता था, 100 को मम्मी कहा जाने लगता था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस चैप्टर में आगे हम क्वेश्चन आंसर को जो उसको देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन को करना जरूरी है। जैसे अभी आप देखिए, पीछे हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि वो कहाँ कहाँ से सामान आयात करते थे, इसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे वैसे ही दे दिया इसने, 4-5 दे दिए, फिर उसके बाद जगह का नाम दे दिया। आपको उसको मैच करना है कि आप इसको मैच करिए। आगे फिर और इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए और जो भी ये कह रहा है उनको आप करने की कोशिश कीजिए। हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपको उसको करना चाहिए। इससे आपका दिमाग डेवलप होता है, चीज़ों को खींच के लाने की आपके अंदर क्षमता विकसित होती है। आपको उसको करना चाहिए। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द इसने दिए हुए हैं, आप इसको देखिए। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। ये शब्द इस अध्याय में आए थे, इनको आपको याद रखना चाहिए और इनके बारे में आपको जानना चाहिए क्या हो। जैसे नगर आप जान ही रहेंगे, नगर दुर्ग ये भी आप अभी तुरंत पढ़े हैं। शासक ये भी आप जान रहे। लिपिक मतलब जो लिखने उखने का काम करते थे। मोहर जो मोहरों का काम कई संदर्भ में किया जाता रहा होगा, खरीदने बेचने के सामानों को खरीदने बेचने संदर्भ में किया जाता रहा होगा। शिल्पकार जो पत्थर वगैरह पर लिखने का काम करते थे। धातु कठोर वस्तु होती थी। विशेषज्ञ किसी अपने एरिया का वो जानकार होता था, किसी एक खास चीज का जानकार होता था, चित्रकारी का हो सकता है। कच्चा माल आपने देखा ही, पीछे बताए हमने, प्राथमिक उत्पाद। हल जोतने के काम आता था। ये चीज थी। उस समय की कुछ तिथियां हैं। मेरगढ़ में कपास की खेती ये 7000 साल पहले हो गई थी। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो हुई वो 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का जो विकास हुआ वो 2500 साल पहले हुआ। ये अध्याय 4 आपका यहाँ पे खत्म होता है। और मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि हम अभी सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डिटेल में हम जाएंगे लेकिन जब हम बेसिक को पढ़ चुके होंगे, बेसिक हमें कुछ न कुछ पता होगा। जैसे आपने हड़प्पा के बारे में यहाँ पे जो भी अभी पढ़ा, ये आपके एग्जाम के लिए एकदम पर्याप्त नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इन्हीं चीजों को ही आगे और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन जो चीजें इसमें दी गई हैं, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी जब इसका एडवांस क्लास होगा तो उस समय आपको ये चीजें करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी और क्या क्या चीजें वहां पे थी। तो इसको आप अभी इसी तरह से पढ़ते रहिए। और इसी के साथ में इस चैप्टर को और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और इस आशा के साथ कि आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसी के साथ अगले क्लास तक के लिए जय हिंद।